जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पेपर होने वाले हैं और आपकी जिंदगी, आपका उठना बैठना जागना सुबह शाम एक अजीब कैफियत से गुजर रहे होंगे। भला आपसे बेहतर और कौन जानता है कि जिंदगी कितनी कठिन और मुश्किल होती है पेपर होने से पहले पहले। लेकिन परेशान मत हो, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं तो आपको कम से कम इंग्लिश का पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है। बस ये चंद एक गुजारिशात जो मैं आपके सामने करूंगा, इसको प्लीज अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके ग्रंटेड नंबर जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। जितने आप नंबर कहेंगे उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। अच्छा, ये जो पेपर है ये आपको एक गेस्ट पेपर के तौर पर भी इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपने पेपर सॉल्व भी किया हुआ है और वो बच्चे जो मुझसे पढ़ते रहे हैं उनको पता है कि ये उन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था और उन्होंने कैसी कैसी इसमें मिस्टेक्स की और क्या इनको करना चाहिए। अगर ये गौर से देख लेंगे तो आपके बोर्ड के आने वाले पेपर में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि मैट्रिक का जब पेपर हुआ तो आप लोग वो अगर बच्चे जो आपसे सीनियर उनसे पूछिएगा कि तकरीबन तकरीबन पेपर वही आया जो हमने आपको क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। ये चैलेंज है आप लोगों को, देख लीजिएगा जरा। अच्छा, इसके अलावा भी अगर सपोज ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप उसको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? चले, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हम रेक्टालाइजेशन से निकलने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ जाने वाले हैं और हमें इंग्लिश आनी चाहिए कि एक जो कुछ हम सोचते हैं हमें वो उसको हम इंग्लिश में लिख सकें। दैट्स द पॉइंट। तो अब आपने अगर आता है तो एक आप सब पहले पेपर प्रेजेंटेशन होती है। पेपर प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपने देखें अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर लिखने लगे हैं क्वेश्चन टू तो आप वैसे ही लिखिए और इसको नीचे ही लिखें शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे करके आना चाहिए, एक सिमेट्री के अंदर आ जाए। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस और या शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने नंबर टू वही क्वेश्चन देना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का जो पेपर है वही पार्ट आपने यहाँ लिखना है। अब इसमें देखें ये क्वेश्चन नंबर टू है, पार्ट टू आप कर रहे हैं और ये अगर आप आंसर क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन लिख भी दें कोई ऐसा मसला नहीं। तो फॉर विच एबिलिटी द अरब्स फेमस फॉर, तो अब ये ना फॉर विच एबिलिटी द अरब्स फेमस, तो किस क्वालिटी वैसे अरब्स जो है वो मशहूर थे। तो आपने आंसर ये करना है कि एबिलिटी द अरब्स फेमस। अब इसमें देखे ना ये फॉर विच एबिलिटी द अरब्स फेमस वर फॉर, इसके अंदर वो जो वर्ब ही नहीं लिखा हुआ। तो ना ये क्वेश्चन है ना ये हेडिंग है, ये आपने ख्याल करना है। अगर आपने क्वेश्चन लिखना है तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन लिखें, नहीं तो ये रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे हेडिंग दे दें अरब्स द एबिलिटी फॉर विच अरब्स वर फेमस, ये आप हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर नहीं कुछ तो सिंपल आप वहां से लिखें द अरब्स वर फेमस फॉर, यहाँ पे सिंपली आप फॉर के साथ लिख लें बिकॉज फॉर देयर रिमार्केबल। अब आप इसमें ना बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है वाला। तो अब ये जो बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो इस पे करते हैं देयर की। ये जो THER देयर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बाज औकात बच्चे देयर ऐसे लिख रहे होते हैं। ये इस देयर का मतलब होता है वहां, और इस देयर का मतलब THER वाले का मतलब होता है उनके यहाँ। ठीक है, और एक और बड़ी मिस्टेक जो बच्चों ने बार बार की है वो ये कि दी अरब्स जो है ये प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए, वर होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में वर है तो यहाँ भी वर होगा, यानी पास क्वेश्चन पास्ट में, आंसर भी पास्ट में। समझ रहे हैं बात को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आपके नंबर जो है वो बेहतर होते हैं। अब उसने देखें दो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये 2 नंबर का होगा और 1 नंबर आपको मिलेगा कि उसने जो आपसे क्वेश्चन किया आपने उसको आंसर दे दिया। दूसरा नंबर आपको मिलेगा ग्रामर का। ग्रामर का मतलब होता है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो और उसमें किसी और किस्म की पंक्चुएशन वगैरह की मिस्टेक ना हो। तो ये जो है ना अरब्स वॉज लिखा होता तो ग्रामर मिस्टेक हो जाती, इस तरह से ये देयर का देयर लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, देवर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोक्वेंस। अब इसके अलावा एक और वर्ड भी लिखा जा सकता था, उसने जो पूछा आपने बता दिया। ठीक है, तो इसके आपको नंबर जो है फुल मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर टू है, मतलब इसको व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। अब कायद्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी नेशन के बारे में क्या था। अब देखें यहाँ पर वॉज पास्ट है तो इसका मतलब कि यहाँ आंसर भी पास्ट में आएगा। द कायद्स कॉन्सेप्ट, ये आपने पॉजिटिव देना भूलना नहीं है। द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन वॉज से स्टार्ट करना था, बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना था। वॉज वो पूछ रहा है क्या है, बिकॉज तो पूछ ही नहीं रहा आपसे। ठीक है ना, तो वॉज क्या था कि वॉज ही बिलीव दैट, ही बिलीव। अब यहाँ पे बिलीव क्या लिखा है, पास्ट में ही बिलीव दैट दिस नेशन हैज, और ये हैज किसके निशान नहीं, ये प्रेजेंट है
तो गड़बड़ कर दिया आपने। अगर आपने यहाँ पास्ट लिखा है तो यहाँ भी आपका पास्ट होना चाहिए। एज ए ग्रेट इस्लामिक नेशन एंड ही, आप देखें अब ही कौन है, कायदे आजम। तो इसके बाद आपने क्या लिखा है, बिलीव्स आना चाहिए था, और ये तो प्रेजेंट हो गया। और आप चूंकि इस क्वेश्चन का आगाज पास से कर चुके हैं तो आपने ही बिलीव्ड लिखना था, ही बिलीव दैट दिस, फिर हैज गलत लगा दिया, दी हैज हैड, और हैज के बाद हमेशा वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, मेड आना चाहिए था। दिस हैड मेड, हैज नहीं आना चाहिए था। मेड क्वालिटीज टू मेक प्रोग्रेस। अब ये एज सच कोई सेंटेंस ठीक ही नहीं लिखा हुआ। उसने ये पूछा है कि कायद्स का कॉन्सेप्ट हमारे नेशन के बारे में क्या था, तो आपको वो वाला आंसर देना चाहिए था, और वो ये है। उसको मैं अगर आप कह दूं तो कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज दैट वी आर अ नेशन हैविंग आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वी आर, अब देखें यहाँ पे मैंने आर लिख दिया हुआ है। द कायद्स कॉन्सेप्ट नेशन वाज, ये पास्ट है आपका। वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलीजन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये मैंने इसलिए प्रेजेंट लिखा कि हम वाकई ऐसे हैं, और अब भी वैसे ही है, जैसे पास्ट में था अब भी वैसे ही है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। और लेकिन कायद का जो कॉन्सेप्ट वो अपने वॉज में लिख लें, ठीक है। इसके बाद जो है ना, वाई वॉज हजरत अबू कहाफा वर्ड। अब कहाफा वर्ड क्यों थे, ये हम इसको अगले पेज पे भी इसका आंसर है। तो देखें यहाँ वॉज है तो उसने बिल्कुल वॉज लिख दिया। ही वॉज वरिड बिकॉज ही थॉट, ये पास्ट में कर दिया, बिल्कुल ठीक है। दैट हजरत अबू कहाफा हजरत अबू सदीक रज़ियल्लाहु हैड टेकन, कितना सही लिखा हुआ है हैड और टेकन, और कई बच्चों ने यहाँ पे हैज लगाया हुआ है, ये गलती करते हैं आप। टेकन अवे ऑल द वेल्थ एंड लीविंग हजरत अस्मा एंड चिल्ड्रन का एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, ये बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। इसके मुकम्मल 2 मार्क्स जो है मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पहला आंसर है इसको हम जरा दोबारा देखते हैं कि इसमें ये भी आ सकता था। द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people, their eloquence and memory found expression of their in their poetry, full stop। तो ये आंसर भी आपका, यानी मतलब ये प्रॉपर आंसर इसका आप दे सकते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, हमारे पास वाई वाज अबू कहाफा वर्ड डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का रोल क्या है इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। तो काउंसलिंग प्लेज, अब देखें यहाँ पे इज है, प्रेजेंट है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है प्लेज। काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चाइल्ड, फॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ पे कंप्लीट करके लिखना था, ठीक है ना। तो इट कैन मेक हिम अवेयर द हार्मनेस एंड डिसएडवांटेजेस, और ये कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एडिक्शन। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी। तो सुल्तान अहमद 1 और 2 यहाँ पे आपने मेंशन करना था। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मॉस्क इन व्हाट ईयर, तो आपने ये ईयर को भी मेंशन करना था। ये अपने जरूर चीजों को, इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब कोशिश ये कीजिएगा कि चूंकि आपने इसमें क्या करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 दिए होते हैं, कोशिश करें कि कम से कम 6 और 7 भी कर दें, ताकि अगर कोई बीच में गड़बड़ होती है तो आपके मार्क्स जो है वो जो सही वाले हैं वही करेक्ट होंगे, जो जो मतलब आपका जो गलत हो गया है उससे कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसलेट। अब देखें यहाँ पे लिखा है आपने ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब होता है तर्जमा करो, और आपने क्या किया हुआ, तर्जमा कर दिया हुआ, तो आपको करना चाहिए ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन लिखनी चाहिए थी आपको क्वेश्चन नंबर दे के, ट्रांसलेशन। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार एक जगह पर है। अब आप ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि 4 मीनार एक जगह पर है, बाकी 4 मस्जिद के दूसरे कोने में क्या हैं, इन सब की सूरत एक पेंसिल जैसी है, और इस मस्जिद की 3 बालखानियां हैं। आप देखें कि बालखानी कैसे लिखा, और बाकी 2 मस्जिद के आखिर वाले हिस्से में है, ठीक है ना। अब ये ट्रांसलेशन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसकी एक ही वजह है कि बच्चों ने कभी जिंदगी में लिख कर ट्रांसलेशन नहीं की होती। और वैसे भी आजकल हम जिस एज में रह रहे हैं, डिजिटल एज है, इसके अंदर पेन पकड़ना और लिखना वैसी मौत पड़ जाती है। तो ये कम से कम ये जो मैंने आपको 2 पैसेज दिए हैं इसको जरूर देखिए, लिख के देखिएगा। और ये इस तरह करके आपने करना है कि नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर एक एक खड़े हैं। इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर मीनार के 3 बाला खाने, ये बाला खाने हैं, ये बैल्कनी इंग्लिश का वर्ड होता है, बैल्कनी, या अगर आपने लिखना है तो बालकोनी इसका होगा। जबकि बैरूनी फिसन के आखिर पर वाक़ दूसरे 2 मीनारों के सिर्फ 2 बाला खाने हैं। ये है आपकी ट्रांस, इसको प्लीज एक दफा देख लीजिएगा। और राइटिंग में देखें, अगर ये राइटिंग लिखी जा सकती है तो आप भी इसी तरह से राइटिंग लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने के लिख दिया, ये जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया, तो ये 2 लिखे हैं मैंने वाला। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हैं इसको ऐसे।
अब ये जो ना, ये जो आप डालते हैं ना है का, ये जो नून डालते हैं ऐसे करके, तो अगली जो लाइन जब आती है उसको यहीं स्टॉप करना होता है। आपने इसको क्या करते हैं, बाज का उठा के ऊपर ले जाते हैं, यूं करके लिख रहे होते हैं, यूं कर देते हैं, ये गलत होता है। तो यहाँ करके आपने इस तरह करके गोल करके लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके नंबर होते हैं। ठीक है जी। इस तरह से अगला, ये वाला जो माहौल में बहुत ज्यादा शोर होता है, ये बिल्कुल ही गलत करके ट्रांसलेशन की हुई है। ऐसा ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं थी जिसको आपने उर्दू में से किया हुआ है। इससे ये होता है कि शहरी इलाकों में शोर की लुदगी के जरिए तामीराती जगहों पर काम करना है। शहरी इलाकों में तामीराती काम आमतौर पर सुस्त होता है, इसमें ज्यादा वक्त लगता है। तामीराती जगहों पर नकलो हमल और तामीराती आलात का इस्तेमाल उनकी परेशान कौन और तकलीफ दे आवाज की आलूगी का बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है ना, ये वाला भी प्लीज इसको कर लीजिए। ठीक है। डेफोडिल्स पोएम है, समरी। अब देखें, ये मजे की बात आपको मैं बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन 4 है, ये आपको इस ऑप्शन में आएगा, या तो किसी की समरी लिख दें या आप रेफरेंस पॉइंट उसका एक्सप्लेन कर दें। तो अब दो ही तो पोएम है आपकी पूरे सिलेबस के अंदर, एक की समरी आ जाएगी, एक की वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो है, ये 7th सेंचुरी में पैदा हुए, बहुत अच्छी बात है, वॉज द पोएट ऑफ नेचर। ठीक लिखा हुआ है, एंड एन एमिनेंट रोमांटिक पोएट। ठीक है। इन दिस द पोएट डिस्क्राइब, ये बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी, इन दिस द पोएट डिस्क्राइब्स होता है a beautiful scene of nature, he says that one day he was, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारा चल रहा है। ठीक है। अब अगर आप ऐसा तैयार कर लें कि आपने इस तरह से तैयार करें कि अगर इसका स्टैंजा लिखना पड़े तो उसका स्टैंजा लिख दें, और अगर समरी लिखनी पड़े तो उसको मिला के आप उसकी समरी भी लिख दें। ठीक है ना, तो वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये लिखा हुआ है कि ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप अगर पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो देखें, इन द स्टैंजा, ए और इन द थर्ड स्टैंजा, इन द सेकंड स्टैंजा, इन द थर्ड स्टैंजा, इन द फोर्थ स्टैंजा, ये चार स्टैंजे हैं। और ये पहला स्टैंजा है, ये स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन भी एक किस्म की है। तो ये 1 और 2 वाली पोजीशन है, तो आप इसको आराम से सुकून से पढ़ लीजिएगा ये कैसे लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन में अगेन देखो, भाई साहब ने डोनाल्ड डक, डकी बर्ड को, मतलब डकी भाई, याद आ गया, डक लिया हुआ है। ये क्यों डक लिया हुआ है, इसलिए लिया हुआ है कि आपकी ट्रांसलेशन ठीक, अगेन देखिए यहाँ पर लिखा ट्रांसलेट लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है अमीर गरीबों की मदद करेगा। बेटा आपने टेंस, मैंने कितनी दफा आपको बताया कि टेंस में दो चीजें होती हैं, कितनी चीजें होती हैं, दो, कौन कौन सी? एक होता है टाइम और एक होता है एक्शन। टाइम एंड एक्शन के कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं। टाइम से मुराद है कि क्या वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ। ठीक है ना, कि टाइम से क्या मुराद है कि वो एक्शन किस में हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में कि फ्यूचर में, और एक्शन क्या हुआ कि वो काम क्या हुआ। तो इसमें मदद करना काम है और गा फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं, विल शैल लगाते हैं। तो द रिच मैन, याद रखिएगा, जब हम द रिच मैन जो है ना, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। या तो हम लिखते हैं द रिच, जब हम द रिच लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अमीर लोग, प्लूरल बनता है। जब मैंने एक आदमी की बात करनी है, एक अमीर आदमी की, तो ए रिच मैन के साथ, ए रिच मैन। अब ए रिच मैन हेल्प्स तो बिल्कुल ठीक था, टू द पर्सन, टू द पुअर मैन, ठीक है, द टू आ पुअर मैन होगा। लेकिन जब अपने गरीब ज्यादा की बात करनी है तो सिर्फ लिखेंगे द पुअर, फिर उसके साथ मैन नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ लीजिए। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा एक अमीर आदमी मेरी मदद करता है, तो मैंने कहा आ रिच पर्सन हेल्प्स मी, करता है। और मैंने कहा कि बहुत से अमीर लोग मेरी मदद करते हैं, मैं कहूंगा द रिच हेल्प मी। गॉट इट। अच्छा, इस तरह से द पुअर बहुत से गरीब लोग, और ए पुअर मैन एक गरीब आदमी। तो यहाँ पे चूंकि गरीबों की मदद लिखा हुआ है तो टू द पुअर आएगा। फिर चूंकि गाय है तो यहाँ पे हेल्प्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विल हेल्प के साथ आना चाहिए था। ये आपकी मिस्टेक। इसके बाद मैंने देखा, मैंने तुम्हारा खत नहीं खोला होगा। ये देखिए, ये गा इसका मतलब फ्यूचर है, और नहीं खोला होगा ये फ्यूचर में कहीं जाके बात बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, नहीं खोला होगा, नहीं काम किया होगा, मैं वो उस वक्त तक मैं जब पहुंचूंगा तो वो सोया नहीं होगा। तो मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो आई डिड नॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात है। आई डिड नॉट ओपन योर लेटर, इसका मतलब है मैंने आपका खत नहीं खोला। उसने कहा मैंने खत नहीं खोला होगा, तो हम कहेंगे आई विल नॉट हैव, आई विल नॉट हैव। अब जब भी हैज हैव आता, थर्ड फॉर्म आती है, आई विल नॉट हैव ओपनड योर लेटर। ये इसकी ट्रांसलेशन होती है। बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा, बिल्कुल ये वो, ये कर, अब ये कर रहा होगा है। अब कर रहा होगा ये भी फ्यूचर है और फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो द, अब देखो यहाँ लिखा है बच्चा, और आपने लिख दिया द चिल्ड्रन। बेटा ये गलत है, आपने क्या करना है, द चाइल्ड। चाइल्ड एक बच्चे को कहते हैं, और ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। ये चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। तो अब कर रहा होगा विल हैव होगा, द चाइल्ड विल हैव के साथ आएगा, द चिल्ड्रन, द चाइल्ड विल हैव सर्च फॉर हिज, या हिज टॉय के साथ आएगा, अपना खिलौना तो हिज टॉय के साथ होगा।
ठीक है जी। इसके बाद लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। अब देखें ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटों से 4 दिनों से ये परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाता है, सेंस फॉर यूज करते हैं। तो लोग क्या है, द पीपल, उसके बाद वॉज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कर रहे थे ना, तो हैड हो जाएगा। द पीपल हैड बीन के साथ आएगा, हैड बीन पुटिंग ऑफ, हैड बीन पुटिंग। अब पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, पुट ऑफ का मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पुट डिले करने को कहते हैं। और पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, पुट आउट आएगा, दे हैड बीन पुटिंग आउट। और एक और वर्ड इसकी जगह एक्सटिंग्विश भी आ सकता है। जब आप एक्सटिंग्विश लिखेंगे तो फिर एक्सटिंग्विशिंग के साथ लिखेंगे, क्योंकि आपने आईएनजी लगाना है। क्या कर रहे थे, पुटिंग आउट फायर, फायर कितने से, फॉर 2 आवर्स के साथ, ये ऐसे होगा। इसके वजह से हर आदमी को धोखा देता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो दिस मैन चीट्स एवरी मैन, तो आर चीटिंग, दिस मैन। अब देखें ना, दिस मैन सिंगलर्स के साथ तो आर आते ही नहीं। बेटा ये वो मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली बच्चे करते हैं, आपने इसको अवॉइड करना है। दिस मैन का मतलब होता है दिस पर्सन, दिस पर्सन क्या करता है, चीट्स करता है, या क्या करता है, डिसीव्स करता है। और डिसीव लिखते हुए स्पेलिंग आपने ठीक लिखना है, डिसीव्स करता है, डिसीव दिस पर्सन, दिस एवरीवन। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्टली बेटा ये कब फ्री के नंबर होते हैं, इसको आपने मिस नहीं करना। व्हाट काइंड ऑफ हैबिट एवरी राइजिंग इज, तो अर्ली राइजिंग। अब देखो अर्ली राइजिंग जो है ना, ये एक सिंगुलर चीज बनती है, सुबह का उठना। इज अ गुड हैबिट, ये बिल्कुल ठीक है। व्हाई कैन व्हेन व्हाई एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर। अब जो वाई एन अर्ली राइजर जो है ना, वो लेट राइजर कैसे काम करता है, इसलिए काम करता है उसको टाइम ज्यादा होता है, ये अपने इसका आंसर है। तो अर्ली राइजर, अब देखो बेटा याद रखना, आपने यहाँ लिखा है अर्ली राइजर, ये सुबह उठने वाला, गिव्स अस, तो ये एस ही लगाना है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन बहुत से बच्चों ने, मैंने पेपर चेक किया तो उसने लिखा हुआ था अर्ली राइजर गिव अस, ठीक है ना। अर्ली स्टार्ट ऑफ आवर डेज वर्क वीक, वर्क, while the late risers our rise are asleep, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इस तरह से why does an early riser enjoy good health, उसकी अच्छी हेल्थ क्यों होती है, इसलिए कि the early risers, अब बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, राइजर्स लिखा हुआ, यहाँ पे अपने हैव लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक। बहुत से बच्चों ने अर्ली राइजर्स के साथ हैज लगाया हुआ था। ठीक है, जब राइजर्स प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, हैव another advantage also, and that is that they enjoy good and sound। उसे क्या, why का मतलब ये है कि they have get good, they get good time, well good time before doing their actual work, they go for walk even, and they keep the things in order, that's why they remain healthy and wealthy। ये words अपने पास आप add कर सकते हैं। Why does late risers find his work dull and dry? इसको dull and dry क्यों find करते हैं? The late risers, अब देखें यहाँ पे उसने क्या है, राइजर सिंगुलर कर दिया, अब ये मिस्टेक कर दी गेट्स अप। अब मुझे यूं लगता है कि जब यहाँ पे से सारी चीजें ठीक लिखी हैं, तो यहाँ पर क्यों भूल गया है गेट्स अप। मुझे इसलिए लगता है कि ऐसे बच्चे मिस्टेक करते हैं जिन्होंने रट्टा लगाया होता है। जब वो समझते हैं ना कि यार मैं यहाँ पे लेट राइजर लगा रहा हूँ, ये लेट राइजर एक है, सिंगुलर है, तो मुझे यहाँ पर एस लगाना है, तो फिर उसकी मिस्टेक नहीं होती। तो दे लेट राइजर गेट्स अप लेट, find their duty and dry and do, जहाँ पे देखिए do नहीं है, क्या रहेगा, does it, and does it unwillingly, तो ये भी ऑलमोस्ट सही आंसर कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द की टू सक्सेस, तो अर्ली राइजर्स, अर्ली राइजिंग इज द की टू द, अर्ली राइजर नहीं है, अर्ली राइजिंग आना चाहिए, सुबह को उठना, सुबह को उठने वाला नहीं, सुबह को उठना जो है वो इज द की टू सक्सेस है इन लाइफ। ठीक है जी, तो ये इस तरह करके आपने इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड सेंटेंस आ गया, ये स्पेशियस के स्पेलिंग स्पेशियस है, दिस इज अ स्पेशियस स्कूल, कहा जा सकता है, लेकिन आप स्कूल ना, द कोर्ट ऑफ द स्कूल इज स्पेशियस, सहन जो है वो बड़ा स्पेशियस है। ठीक है जी, इस तरह से द मेडिसिन एलिविएट्स, एलिविएट्स के स्पेलिंग, अब मेडिसिन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, एलिविएट्स। अब देखें इस बच्चे ने क्यों मिस्टेक की है, इसलिए की है कि उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि अगर ये जो मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। तो ये मेडिसिन जो है वो एलिविएट्स करती है, तो एस के साथ लगना था। इस तरह से ये जो लिखा हुआ इन्वेजन, द आर्मी सक्सीडेड फाइटिंग इन द फॉरेन इन्वेजन, नहीं ये कोई सेंटेंस नहीं है। द आर्मी सक्सीडेड हुई फाइटिंग, लड़ने में, इन द फॉरेन इन्वेजन में, ये इसका कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो आर्मी रिमेन्स अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। ठीक है ना, इन्वेजन सम टाइम
is not good, is considered not good in civilized society. civilized society में इनवेज हमला करना कोई अच्छी बात नहीं लगती। इन्वेजन, अच्छा आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है एलिविएट क्या वर्ब है, जैसे इन्वेजन ये नाउन है, तो सेंटेंस के अंदर फिर वैसे ही आप उसको लिखेंगे। सेक्रीफाइस कुर्बानी ये भी नाउन है, वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर एवरी थिंग ऑफ पाकिस्तान, है पाकिस्तान की हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है, ये किसी सियासतदान का सेंटेंस है। तो वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए था। ठीक है, चलो जी, फॉल अप्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना, तो वी हैव फॉलन अप्रे टू फैटल डिजीज, ये कुछ सही कर दिया, ठीक है जी। चले जी, इसके बाद हमारे पास ये है चेंज द वॉइस, बड़ा इसके लिए भी आपके ये ज्यादातर बच्चे ठीक कर जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों मिस्टेक हुई। यहाँ है द मदर लव्स द चिल्ड्रन। अब देखें कौन लव कर रहा है, मदर किसको कर रहा है, द चिल्ड्रन को। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे वैसे में ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये जो आपने याद रखना है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रखनी है। बेटा चंद चीजें याद रखिएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, कोई मर्जी सेंटेंस आ जाए, आपने क्या करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़नी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पैसिव वॉइस में लगानी है, और उससे पहले कोई ना कोई आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिएगा, अगर आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इज अवॉर्डेड, तो ये जो इज अवॉर्डेड है ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। कि अवॉर्ड दिया जाता है, किसको अवार्ड, यहाँ पे उसका नाम लेते हैं स्टूडेंट, आ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड, ठीक है। और यू आर टोल्ड, अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे आर और यहाँ पे टोल्ड लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है आपको बताया जाता है, यू आर टोल्ड, ही इज टोल्ड, आई एम टोल्ड, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। बस आपने ये बात याद रखनी। तो इसमें आपको देखो लव्स है तो थर्ड फॉर्म क्या लगा दी उसने, लव्ड लगा दी। लेकिन आपका जो टेंस था यहाँ पे वो क्या था, प्रेजेंट, उसने इज ठीक लिखा है, लेकिन ये जो चिल्ड्रन सब्जेक्ट बना ये तो प्लूरल था, इसके साथ तो आर आना चाहिए था, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। समझ लगी, सिर्फ इसकी वजह से मिस्टेक हो गई। इस तरह से दे हैव बॉट, अब देखें ये बॉट ऑलरेडी जो है ना वो थर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसका हेल्पिंग अब क्या लगा हुआ है, हैव को आपने चेंज कर देना है हैव बीन या हैज बीन के अंदर। अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो ए हॉर्स है, जब यहाँ पे ए हॉर्स आया तो ए हॉर्स के साथ तो हैव नहीं लगता, यहाँ पे तो क्या लगेगा, हैज। और हैज जब मैं लगाना तो पैसिव वॉइस के अंदर आपने बीन लगाना नहीं भूलना, चाहे हैज लगाएं चाहे हैव बीन लाजमी लगने का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट ही लगेगी, वो वैसे ही लग जाएगा, बाकी आपका सही सेंटेंस होगा। इस तरह से वाई वर दे बीटिंग द बॉय। अब देखो वर्ब पास्ट कंटिन्यूस है और बीटिंग कंटिन्यूस है। अब बीटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। किसको बीट किया गया है, द बॉय को। द बॉय पहले आ जाएगा, द बॉय अब सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। अब वर्ब बीन, इज एम के साथ याद रखिएगा कभी बी नहीं लगता। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आप बीइंग लगाएंगे अगर कंटिन्यूस हो तो। हैज के और हैव के बाद बीइंग लगता है, याद रहेगी बात मेरी, मैं लिख के दे रहा हूं आपको मैं। देखो अगर आपने हैज या हैव या हैड ये आप पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू ऐड बीन, 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 और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के लिए, याद रह जाएगा। लेकिन अगर आपने इज, एम, वॉज और वर लिखा है, इज एम आर लिखा है आपने, और उस पैसिव वॉइस लगा रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यूस सेंटेंस है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होती ही होती है। याद रह जाएगी ये बातें आपको। तो ये आप किसी तरह का भी सेंटेंस कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे वर लगाया तो फिर इसके बाद बीइंग लगना था, ये सिर्फ बीइंग की वजह, तो वाई द बॉय वॉज बीइंग बीटन, थर्ड फॉर्म बीटन होती है बाय द। अगर आपने क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क में वाई के बाद हेल्पिंग में पहले आता है, वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन के साथ हो जाएगा। गॉट इट। इस तरह से द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, तो द डॉक्टर ने क्या किया था, आस्क्ड किया था, आस्क्ड पास्ट सिंपल टेंस है, इसके साथ आपको वॉज आ जाएगा, किसको कहा था, ये हर को कहा था, तो हर पहले आ जाएगी, द डॉक्टर आस्क्ड हर, तो शी वॉज आस्क्ड के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा शी वॉज आस्क्ड। वॉज मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, इसलिए कि ये सेंटेंस पास्ट में है, और आस्क्ड क्यों लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे। शी आस्क्ड किसके से, बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर टू स्टे इन द बेड, तो शी वॉज आस्क्ड टू स्टे इन द बेड बाय द डॉक्टर, यस हो जाएगा।
तो ये sew the shirt ये आपका imperative सेंटेंस है, जैसे ओपन द डोर होता है, हम उसके साथ लेट लगा देंगे। लेट उसने स्मॉल से लिखा है, कैपिटल लिखना है बेटा। लेट द शर्ट बी सूड या सियून, SEWN या SEWED दोनों के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे ओपन द डोर है, लेट द डोर बी ओपन, ये आपको आता है। तो मेरे बच्चों, अगर आप ये चीजें जहन में रख लें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप आसानी से किसी किस्म का भी एक्टिव पैसिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट हमारे, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। आपको चीजें समझ में लगी होंगी। अगर किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम है समझने में, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर मैं आपको अलग से भी डिस्कस करा दूंगा। वो उसके लिए आप मुझे कोई जो भी चीज भेजेंगे, मैं आपको ये सॉल्व करके आपको पेपर आपको बना दूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने पेपर के बारे में जरूर बताइएगा, आपका पेपर कैसा हुआ और आप किस किस्म की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर इम्तिहान में आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड don't forget, don't forget to give me your feedback. Stay blessed.